कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और वो टॉपिक क्या है, दिख रहा होगा, कूलम्ब का नियम। तो हम लोग तो ये जानेंगे कि कूलम्ब का नियम क्या है, साथ ही साथ ये जानेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन फिजिक्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कूलम्ब का नियम। तो क्या है कूलम्ब का नियम, समझिएगा गौर से। तो कहता है कि कूलम्ब के नियमानुसार कूलम्ब के नियमानुसार कूलम्ब के नियमानुसार निर्वात में रखे गए निर्वात में रखे गए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उन दो बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको डिटेल में बताते हैं, अभी लिखते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है तथा बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका डिफिनीशन का कुछ पार्ट, अभी और बच रखे हैं। कहता है कि जब भी कूलम्ब का नियम जो है वो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में बताता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था, कूलम्ब साहब ने जब बहुत एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट से जो एक पैटर्न निकला, एक नियम निकला जिसको कूलम्ब का नियम बोलते हैं,
तो उसके अनुसार क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका परिमाण, जो बिंदु आवेश के बीच हम लोग बल निकालने वाले हैं, इन दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। साथ ही साथ इनके बीच की जो दूरी है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। उसको हम लोग देखेंगे पिक्चर से, अभी डिफिनेशन के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या डिफिनेशन है तो समझिए। तो यहां से ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखिए अब क्या है कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा देखिए समझिएगा, यहां से यहां तक किसकी बात किए हैं, बल का परिमाण की बात की है। और बल कैसा राशि है, बल जो है सदिश राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यहां से यहां तक तो हमने परिमाण की बात की। अब किसकी बात करेंगे, दिशा की, कि बल लगता है तो आखिर कैसे लगता है, किस दिशा में लगता है, ठीक है। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा, आगे चलते हैं, हमेशा उस सरल रेखा के अनुदिश होती है जो दो बिंदु आवेशों को जोड़ती है, ठीक है। अब यहां से अब और ये तो हमको पता चल गया कि डायरेक्शन कैसे होता है, कहां पे किस तरह से डायरेक्शन लेना है। अब यहां पे और अब है कि सजातीय माने एक ही जात का, सजातीय जिसका इंग्लिश आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइक। सजातीय का इंग्लिश क्या होता है, लाइक। तो सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, एक ही जाति का अगर प्लस और प्लस है या माइनस और माइनस है तो इनके बीच कैसा बल लगता है, तो इनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। तो उसको लिखना होगा, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय यानी कि अलग जाति का। तो चार्ज का दो ही जाति होता है, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। विजातीय इसका इंग्लिश चाहे तो लिख सकते हैं, क्या होता है, अनलाइक, है ना। प्रतिकर्षण तथा विजातीय बिंदु आवेशों के बीच के बीच कैसा बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। कैसा बल, तो आकर्षण बल लगता है।
ये हो गया आपका डिफिनीशन कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इतना लिख देने से आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बचा हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको समझिए। इस जिस तरह से डिफिनीशन लिखा गया है बस उसी तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, और इतना जो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा डिफिनीशन हो गया, ये हो गया और फिर ये हो गया, तो एक्चुअली में आगे जो हम बताएंगे तो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है वो। अब चलते हैं, देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। जैसे पिक्चर आप पारते हैं, इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि पिक्चर पारने हैं। तो पिक्चर यहां पे पारते हैं। एक है आपका प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज यानी कि आवेश। इनके बीच की दूरी क्या है? R, है ना। अब कहता है कि दो आवेश हैं जिनको हवा में स्थिर रूप में रखा गया, मतलब ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, और इनके बीच जो माध्यम है मतलब इनको हवा में रखा गया। जैसे हम लोग रूम में है अभी, तो रूम में क्या है? हवा है या निर्वात है ना। तो निर्वात में रखा गया है तो क्या होगा? इसका माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे माध्यम क्या ले लेते हैं? तो यहाँ पे माध्यम है आपका निर्वात या हवा, निर्वात या हवा। तो अब बात आती है कि फोर्स कैसा लगेगा। तो आपको देखिए कहता है यहाँ पे कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स जिसका इंग्लिश होता है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का देगा। और साथ ही साथ किधर की ओर धक्का देगा? क्या ऐसे जाएगा? क्या ये इसको इधर ढकेलेगा या ये इसको इधर करेगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा फोर्स लगेगा। तो इसका भी क्या है, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या पाया गया है कि उस सरल रेखा के अनुदिश होती है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो दिशा होती है जो दो बिंदु आवेशों को जोड़ती है। तो दो बिंदु को आवेशों को जोड़ने वाली सरल रेखा कौन है? ये। तो बल का डायरेक्शन जो है हमेशा इसी के अनुदिश होगा, इसी के अनुदिश होगा। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको एग्जाम में इस तरह से पारने नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो एग्जाम में क्या करने हैं? तो एग्जाम में आपको कुछ खास नहीं करना, बस ये ले लेना है। अब यहाँ पे हम लोग जान गए कि इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, मतलब Q1 Q2 पे इधर की ओर बल लगाएगा और Q2 Q1 पे इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, नाम क्या देंगे? तो नाम इसका देंगे F। 1 पे लग रहा है तो 1, किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण, तो 2। ठीक है, एक सदिश राशि है इसलिए एरो। इसका नाम क्या देंगे? कौन बल महसूस कर रहा है? Q2, तो F2। जो बल महसूस कर रहा है किसके कारण कर रहा है? तो Q1 के कारण, तो ये हो गया 1। चलिए, ये हो गया आपका पिक्चर। ठीक है, अब इस पिक्चर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए, इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, अब माना कि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 प्लस Q1 तथा प्लस Q2 निर्वात में
निर्वात या हवा, निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में r दूरी पर स्थिर है, r दूरी पर क्या है, स्थिर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये चित्र है, दर्शाया गया है। F12 क्या है, तो F12 ये हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, F12 क्या है, F12 है Q1 के द्वारा Q2 के कारण महसूस किया गया बल, ठीक है। इसी तरह से F21 क्या होगा, तो F21 किसके कारण महसूस किया गया है, तो Q2 के द्वारा, तो Q2 के द्वारा किसके कारण, Q1 के कारण, ये है तभी तो इस पे बल लगा रहा है, Q1 के कारण महसूस किया गया बल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जो बल है, कहता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इसका मतलब है कि इसका और इसका दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा, दोनों का परिमाण क्या होगा, समान। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए कूलम्ब के नियमानुसार क्या हो जाएगा, F12 का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, F21 का परिमाण। दोनों आवेश एक दूसरे पे समान बल लगाते हैं, और दिशा क्या होता है, हमेशा एक दूसरे का विपरीत होता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। मतलब अगर Q1 जो है 10 न्यूटन का बल महसूस कर रहा है, तो Q2 कितना का करेगा, 10 का ही करेगा, चाहे दोनों का आवेश समान हो या नहीं हो, ठीक है। अब ये दोनों है, तो इन दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, F, ठीक है। तो चलिए अब जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेंगे कि F जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती था, तो दोनों आवेशों के अमाउंट यानी कि परिमाण के गुणनफल के। जैसे यहां पे पिक्चर फिर से यहां पे पार देते हैं, ये था आपका प्लस Q1 और ये था आपका प्लस Q2, इधर की ओर फोर्स अब क्या लग रहा है, F, और इधर की ओर भी फोर्स क्या लग रहा है, F, क्योंकि दोनों का नाम F12 F21 हमने दिया था, उसको हम दोनों समान है तो दोनों का नाम क्या दे दिया, F दे दिया, ठीक है। तो ये था आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, R, और मीडियम क्या था, या तो निर्वात था या क्या था, हवा था, ठीक है। तो F कहता है कि अनुक्रमानुपाती होता है दोनों के अमाउंट के, दोनों के परिमाण के गुणनफल के, यानी कि प्लस Q1 गुना प्लस Q2। अब इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, तो परिमाण हम लोग निकालते हैं मॉड से। कैसे निकालते हैं, मॉड से, ठीक है।
मॉड का मतलब क्या होता है, अगर इसमें से दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव गुना पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कहता है कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1 बटा में। ठीक है, तो इनके दूरी के वर्ग, तो दूरी का वर्ग कितना है, r है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये नीचे रहेगा ऊपर रहेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा में r स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो f बराबर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती का सिंबल दोनों में है तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा आपका, दोनों को करेंगे तो q1 q2 बटा में क्या, r स्क्वायर, q1 q2 बटा में क्या, r स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नहीं है, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, ये बता रहा है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। बराबर का चिन्ह लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, k q1 q2 बटा में क्या, r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो के जहां पे इसको लिखना पड़ेगा, वेयर, जहां, इसके बाद लिखना पड़ेगा जहां, जहां के एक क्या है, समानुपाती नियतांक है, के क्या है, समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब k का वैल्यू क्या होता है, तो k का वैल्यू होता है 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम्ब लॉ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इससे भी आगे आपको चलना होगा, तो आगे चलते हैं। अब इसकी जरूरत है नहीं तो इसको मिटा देते हैं, तो आते हैं आगे। देखिए हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि f बराबर क्या आया, f बराबर आया k q1 q2 बटा में क्या, r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग k को किसी और कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि k बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह ये पुट कर दिए, ऊपर में क्या रहा, q1 q2 बटा में क्या, r स्क्वायर। अब यहां से एक नया टर्म दिखा, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है, क्या है, विद्युतशीलता अथवा या क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका इंग्लिश होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हर एक साल इसका या नाम पूछ देगा, या इसका वैल्यू पूछ देगा, या इसका इकाई पूछ देगा, या इसका बीमा पूछ देगा। तो ये सारे चीज करा रखे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज में।
ठीक है, आप चाहें तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को और बूस्ट कर सकते हैं और आप अपना परसेंटेज बहुत आसानी से 80% के पार ले जा सकते हैं उस सीरीज को आप प्रैक्टिस करके। तो ये है आपका एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका यूनिट भी पूछ देता है, ठीक है, और आपसे डायमेंशन भी पूछ देता है, यानी कि बीमा भी पूछ देता है। तो ये हो गया आपका कूलम्ब लॉ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए पहला, यदि आवेशों के बीच, आवेशों बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, बिंदु आवेश। क्या है, बिंदु आवेश। ठीक है, यदि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ता है तो बल का मान घटता है। बल का मान घटता है साथ, और यदि घटेगा तो, और यदि दूरी घटता है तो बल का मान क्या होगा, बढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बल जो होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। मतलब दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा और दूरी घटेगा तो इसका उल्टा बल बढ़ेगा, तभी तो हुआ व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या है कि F जो है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब 1/r² के अनुक्रमानुपाती है और r² के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछ देता है कि कूलम्ब जो लॉ है उसमें जो बल लगता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है आपका पहला पॉइंट। जैसे समझ लीजिएगा एग्जांपल, ये +2 कूलम्ब है, ये +4 कूलम्ब है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r1 है। ठीक है, और अब ये महसूस कर रहा है 10 न्यूटन का बल। अब ये कितना का करेगा, 10 न्यूटन का। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि 2 कूलम्ब है 10 न्यूटन कर रहा है तो 4 कूलम्ब है तो ये तो 10 गुना बेस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फोर्स जो लगता है एक दूसरे पे लगता है, एक दूसरे के कारण लगता है। ठीक है, अकेला के कारण नहीं लगता। तो क्या है कि बल का मान हमेशा समान होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना, 10 न्यूटन ही महसूस करेगा। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ भी आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे r1 है, सेम चीज क्या है कि यही आपका +2 कूलम्ब है। अब इसका दूरी जो है हमने बढ़ा दिया और इसका दूरी कर दिया r2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि r2 जो है बड़ा है किससे, r1 से। r2 जो है बड़ा है r1 से। अब ये कितना बल महसूस करेगा ये बताइए। तो क्या ये 12 न्यूटन बल महसूस करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दूरी अब बढ़ गई है। तब दूरी बढ़ता है तो उनके बीच जो बल है वो क्या हो जाता है, घट जाता है।
तो 12 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, यहां तक कि 10 न्यूटन भी नहीं हो सकता। क्या होगा? हाँ, 10 से कम कुछ भी हो सकता है, जैसे 8 न्यूटन पॉसिबल है। ये एग्जैक्ट नहीं होगा 8 न्यूटन, वो दूरी पे निर्भर करेगा कि कितना मीटर है या कितना सेंटीमीटर है। लेकिन 8 न्यूटन 10 से कम है तो ये संभव है। 9 न्यूटन भी संभव है, आपको 9.9 न्यूटन भी संभव है, बस 10 से कम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये जितना महसूस करेगा, अगर ये 8 न्यूटन कर रहा है तो यहाँ पे भी कितना महसूस करेगा? 8 न्यूटन। क्लियर है? तो ये है आपका। अब चलते हैं दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। पहला था, दूसरा समझिएगा। कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का कितने नाम होते हैं? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो अब जो है इसका कितना नाम होता है, तो इसका नाम होता है, आंसर में क्या हो जाएगा इसका? समझिएगा, आंसर में होगा 3। कितना? 3। अब 3 में क्या है समझिएगा। पहला हम लोग बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युतीय बल। स्थिर वैद्युतीय बल क्यों बोलते हैं वो बताएंगे। ये पहला हो गया। दूसरा समझिएगा, दूसरों को हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक बल। और तीसरा को क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल। ये 3 बल है। अब इसका चाहे तो इंग्लिश लिख देते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स, और इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ऐसा क्यों? देखिए, स्थिर वैद्युतीय बल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये जो बल है वो किस चैप्टर में आया है? तो स्थिर वैद्युतीय चैप्टर का पार्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्थिर वैद्युतीय बल। याद रह गया। दूसरा, कूलम्बिक बल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बल को कौन डिराइव किए हैं? कूलम्ब साहब ने किए हैं, तो खुद मेहनत किए हैं, तो किसी और का नाम क्यों देंगे? तो इसलिए उनके मेहनत पे, उनके एक्सपेरिमेंट पे जो रिजल्ट आया है, जो फोर्स निकाल कर उन्होंने दिया है, उस बल का नाम क्या पड़ता है? कूलम्बिक बल, कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, कूलम्बियन फोर्स। तीसरा, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्यों? तो अभी हमने बताया है कि जो चार्ज होता है, कुछ भी प्लस हो या माइनस हो, तो बल जो लगता है इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सरल रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब इन दोनों के केंद्र को जोड़ेगा जो रेखा, उसी के अनुदिश लगेगा। तो केंद्र यानी कि सेंटर, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल केंद्रीय बल। क्लियर है? तो इसका नाम क्या पड़ गया? केंद्रीय बल। ये 3 फोर्स होते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक ही फोर्स का 3 नाम है, एक ही बल का 3 नाम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 उसको समझिएगा। कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
बल का परिमाण, बल का परिमाण हमेशा समान तथा दिशा विपरीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उनका जो परिमाण है वो हमेशा समान होता है तथा दिशा हमेशा विपरीत होता है। तो ये जो है आपका मान के चलिए कि ये +10 कूलम का फोर्स है और ये किसी पे रखा गया है r दूरी पे और यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज है। यहाँ पे +10 कूलम का आवेश है, यहाँ पे +1 कूलम का आवेश है। इनके बीच मान के चलिए कि ये जो है महसूस कर रहा है 10 न्यूटन का बल। तो ये कितना महसूस करेगा बताइए। तो अब देखिए समझिएगा, कहता है कि परिमाण हमेशा समान होगा। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि ये 10 कूलम है और ये 1 कूलम है। तो 10 कूलम वाला 10 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 1 कूलम वाला कितना एक्सपीरियंस करेगा, कितना महसूस करेगा। तो ऐसा लग रहा हो कि 10 है तो 10, तो 1 है तो 1। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये चार्ज नहीं रहेगा तो ये न तो बल किसी पे लगाएगा और न महसूस करेगा। ठीक है, अकेला कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। तो क्या होगा, तो ये जो है ये 10 कूलम हो या 1000 कूलम हो, अगर ये 10 न्यूटन महसूस कर रहा है तो ये भी कितना करेगा, 10 न्यूटन। चलिए करेगा, तो 10 न्यूटन इधर भी कर सकता है, समझिएगा, इधर की ओर भी कर सकता है, 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 या किसी भी दिशा में कर सकता है। तो कौन सा दिशा हम लोग लेंगे। तो अब क्या बोलता है कि परिमाण हमेशा समान तथा दिशा विपरीत होता है। अब विपरीत का मतलब उल्टा, मतलब पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे इधर की ओर है और हम जानते हैं कि लाइन के अनुदिश ही लगता है, सरल रेखा के अनुदिश ही लगता है। तो ये तो पहले गया क्योंकि ये लंबवत है, ये भी लंबवत है। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ये वाला इधर की ओर और एक इधर की ओर। ठीक है, वो भी सरल रेखा के अनुदिश ही आएगा, मतलब इधर, ये नहीं, ये नीचे नहीं, या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। ठीक है, तो किधर की ओर लगेगा। तो बताइए इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत ये होगा या ये होगा। तो देखने से पता चल रहा है विपरीत का मतलब उल्टा। तो उल्टा इसके, ये इधर जा रहा है तो उल्टा क्या होगा कि इधर जाए, तो इधर जाए मतलब ये वाला, तो ये होगा 10 न्यूटन। क्लियर है, तो यही चीज है आपका। ठीक है, चलिए देखिए, और अगर एग्जांपल देखना है तो अगर मान के चलिए -1 कूलम है और ये +4 कूलम है, तो बताइए अगर 1 कूलम वाला 5 न्यूटन महसूस कर रहा है तो 4 कूलम वाला भी कितना करेगा, समान करेगा, चाहे अमाउंट जो भी हो, मात्रा जो भी हो आवेश का। तो ये भी कितना, 5 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है कि ये आपका ऋणात्मक है और ये आपका धनात्मक है। तो ये हो गया विजातीय। अब विजातीय में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है ना। तो आकर्षण मतलब एक दूसरे की ओर जाना चाहता है। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो दिशा का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे होगा बल का। अब जो है आपका इनका वैल्यू 5 न्यूटन 5 न्यूटन है। अब यहां से देखिए क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का दिशा बराबर है, नहीं। ये जा रहा है इधर की ओर और ये आ रहा है इधर की ओर। मतलब अगर इधर पूरब होगा तो इधर की ओर पश्चिम होगा, मतलब ये पूरब चल रहा है तो ये किधर की ओर चल रहा है, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो या तो आवेश समान हो या समान नहीं हो, जो बल का दिशा होता है वो हमेशा विपरीत होता है और परिमाण जो होता है हमेशा समान होता है। क्लियर है, चलिए आगे। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। अब इतना आपके लिए एनफ है, बिहार बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड है उनके लिए एनफ है इतना पॉइंट। अब हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक स्टडी करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।